हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करते एकदम मस्त और झकास होंगे क्योंकि चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट सफल सीरीज में मैं आपके लिए यहाँ पे लेकर आ गई हूँ। चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो तो पहली चीज तो दिमाग में ये बिठा लो कि ये चैप्टर में कुछ एडिशनल टॉपिक्स है जो आपको यहाँ पे कवर करने हैं। बाकी कौन से एडिशनल टॉपिक्स है, क्या तैयारी करनी है, वो कराने के लिए तो मैं हूँ ही। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो लास्ट लेक्चर चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करने के बाद आज हम चैप्टर के एकदम बेसिक से यहाँ पे इसकी तैयारी करेंगे। सबसे पहले मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट करेंगे, फॉलोड बाय 3 ब्रीफ क्वेश्चंस जो कि है फीचर्स, इंपॉर्टेंस एंड डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। फीचर्स की अगर हम बात करें तो फीचर्स को आप एक तरीके से यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट भी कह सकते हो। उसके अलावा इंपॉर्टेंस की बात करें तो आप इसको एक सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट भी कह सकते हो। एंड साथ ही साथ अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो आप डायमेंशंस को एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट भी यहाँ पे कह सकते हो। ठीक है, सबसे पहले अगर हम कंसेप्ट की बात करें, देखो बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना है ना तो बहुत ही आसान है। आप तो एक काम कर लो कि ये जो शब्द है बिजनेस एंड एनवायरनमेंट, ये दोनों शब्दों को समझ लो और इसको जोड़ लो तो ऑटोमेटिकली इसका मीनिंग यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बेटा अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ फर्स्ट कंसेप्ट की या पहले शब्द की, तो वो है आपका यहाँ पे बिजनेस। बराबर, मैं अगर बिजनेस की बात करूँ, मान के चलो आप मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हो, आप एक प्रोड्यूसर हो और आप गुड्स एंड सर्विसेज को यहाँ पे बना रहे हो, या फिर आप एक ट्रेडर हो, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे कर रहे हो, या फिर आप डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हो। इन शॉर्ट कोई भी ऐसा काम आप कर रहे हो विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स, उसको हम बिजनेस कहते हैं। अगर मैं एनवायरनमेंट की बात करूं तो एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, तो एनवायरनमेंट का मतलब होता है एक तरीके से हमारे सराउंडिंग्स। अब जैसे हम हमारे एनवायरनमेंट की बात करें तो हमारे आजू बाजू का जो भी वातावरण है, चाहे वो क्लाइमेट हो, चाहे वो बिल्डिंग्स हो, रोड्स हो, मैन हो, पेड़ हो, चिड़िया हो, पानी हो, एक्सेट्रा, ये सब हमारा आजू बाजू के जो सराउंडिंग्स है ये हमारा एनवायरनमेंट है। राइट, ये जो एनवायरनमेंट है इसमें कुछ चीजें मैनमेड है, कुछ चीजें यहाँ पे नेचुरल है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हमारे सराउंडिंग में जो भी चीजें होती है हम उसको एनवायरनमेंट कहते हैं। वैसे ही बिजनेस के सराउंडिंग में बहुत सारे फैक्टर्स, फोर्सेस होते हैं जो बिजनेस के एक तरीके से सराउंडिंग्स बन जाता है। अब आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि बिजनेस के सराउंडिंग में जो भी फैक्टर्स एंड फोर्सेस होते हैं, जो भी फैक्टर्स एंड फोर्सेस होते हैं, ये सारे फैक्टर्स एंड फोर्सेस जो है ना बिजनेस के एक्सटर्नल होते हैं। एक्सटर्नल का मतलब ये होता है इट इज आउटसाइड द बिजनेस, और बिजनेस का इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है। अगर मैं इसका एक सिंपल से एग्जांपल दे दूं, जैसे हमारे साथ भी सेम चीज होती है। अब फॉर एग्जांपल क्लाइमेट, क्लाइमेट एक्सटर्नल है, ठीक है। क्या क्लाइमेट के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल है क्या? मतलब मैं चाहूँ तो मैं कह सकती हूँ गर्मी कम हो जा, ठंडी बढ़ जा, बारिश कम हो जा, मेरे को बाहर जाना है 1 घंटे बारिश में तो ना, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन है जो हमारे कंट्रोल के बाहर है, बट उसका असर हम पे जरूर होता है। जैसे सर्दी आ जाती है, ठंडी आ जाती है, अभी जैसे ठंडी आना शुरू हो गई है तो सुबह ऐसे कंबल से बाहर निकलने का मन नहीं करता। और बहुत सारे लोगों को अगर आप देखोगे ऐसे ठंडी आ गई तो अचू चालू हो जाता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे गर्मी का माहौल आगा तो ऐसे एकदम गर्मी हो जाना, डिहाइड्रेशन होना। कहने का मतलब ये है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करें तो क्लाइमेट हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, लेकिन ये क्लाइमेट का इम्पैक्ट जो है हम पर जरूर होता है, असर जो है हम पर जरूर होता है। वैसे ही अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट के सराउंडिंग्स की बात करें तो बिजनेस एनवायरनमेंट के सराउंडिंग्स में भी बहुत सारे फोर्सेस है, फैक्टर्स है जो बिजनेस के एक्सटर्नल है, उनके कंट्रोल के बाहर है, बट उसका इम्पैक्ट बिजनेस के ऊपर जरूर होता है, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी, सक्सेस के ऊपर जरूर होता है। इसीलिए ये चीजों को समझना, बिजनेस के सराउंडिंग में कौन से फैक्टर्स है, क्या फोर्सेस है, उसका असर बिजनेस पे कब, कहाँ, कैसे हो सकता है, इसको समझना एंड अकॉर्डिंगली अपने बिजनेस को तैयार करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा अगर आप इसके मीनिंग को डिटेल में समझ लोगे तो बिजनेस एनवायरनमेंट कहता है इट इंक्लूड्स फैक्टर्स, फोर्सेस, इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूट्स विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस। मतलब आपको ये समझना है कि एक्सटर्नल टू बिजनेस है, ऐसे फोर्सेस है जो एक्सटर्नल टू बिजनेस है, बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है। ठीक है, लेकिन इसका असर, इसका जो इम्पैक्ट है, इसका जो इफेक्ट है, ये बिजनेस के ऊपर जरूर होता है, और इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है, इसके फैक्टर्स, फोर्सेस को स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। बट अब सवाल आता है कैसे,
चलो ये तो मुझे समझ में आ गया कि बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स है जिसका बिजनेस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है, इसीलिए फैक्टर्स फोर्सेस को स्टडी करना इंपॉर्टेंट है, इसका इम्पैक्ट ऑन बिजनेस स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। बट अब सवाल आता है कैसे। अब जैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करें तो क्लाइमेटिक कंडीशंस को स्टडी करने के लिए इंडिया में आईएमडी डिपार्टमेंट है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो क्लाइमेट को स्टडी करता है, कब बारिश आएगी, कब तूफान आएगी, कब कितना टेम्परेचर होगा, बता देता है। बट बिजनेस अपने फैक्टर्स फोर्सेस जो उसको सराउंड करते हैं कैसे स्टडी करेगा, तो इसलिए आता है द कंसेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग। एनवायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब होता है एनवायरमेंट के फैक्टर्स को स्कैन करना। स्कैन करना मतलब बहुत ही बारीकी से उसको स्टडी करना। जब हम ये डिफरेंट एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स है, एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस आने वाले हैं, ये फैक्टर्स फोर्सेस में क्या चेंजेस आने वाले हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बिजनेस के सराउंडिंग में बहुत सारे पॉलिटिकल कंडीशंस होती है जो चेंज होती है, इकोनॉमिक कंडीशंस है जो चेंज होती है, सोशल फैक्टर्स है जो चेंज होता है। अब एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस। अब कंट्री में कभी महंगाई आ जाती है, कभी कंट्री में यहाँ पे रिसेशन आ जाता है, कभी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, कभी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है। अब कोविड की बात करें तो कोविड के टाइम यहाँ पे कंट्री में रिसेशन आ गया था। अब जैसे वॉर शुरू हुआ तो स्टॉक मार्केट कंडीशन खराब हो गई थी, स्टॉक मार्केट गिर गई थी। लेकिन ये चीज़ों को पहले से स्टडी किया जाता है। अब देखो बहुत पहले से बात चल रही थी, ईरान इराक में वॉर लाइक सिचुएशन हो सकता है, चाइना ताइवान में वॉर लाइक सिचुएशन हो सकता है, रशिया यूक्रेन में वॉर लाइक सिचुएशन, ये बातें पहले से चल रही थी। ठीक है, दो कंट्रीज में टेंशन चल रहा है, ये बातें पहले से पता थी। तो बहुत सारे बिजनेसेस जिनको पता था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारा बिजनेस इम्पैक्ट होगा, उन्होंने पहले से सेफ्टी मेजर्स ले लिए थे। कहने का मतलब ये है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में जो फैक्टर्स है, फोर्सेस है, उनमें कब कहाँ कैसे बदलाव आएगा, क्या बदलाव आएगा, उसका हमारे बिजनेस पे असर क्या हो सकता है, ये सब चीज़ों को स्टडी किया जाता है विद द कंसेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग। एनवायरमेंटल स्कैनिंग में बिजनेस एनवायरनमेंट के जो भी फैक्टर्स है उसको हम स्टडी करते हैं, क्या चेंजेस हो सकते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं, इसका असर हमारे बिजनेस पे क्या हो सकता है वो कैलकुलेट करते हैं, सो दैट इसका जो भी इम्पैक्ट है हमारे बिजनेस के ऊपर उसको हम अकॉर्डिंगली मैनेज कर सके, पहले से अंदाजा लगा सके कि कब कहाँ क्या बदलाव होगा, बिजनेस पे क्या असर होगा, एंड अकॉर्डिंगली बिजनेस को एडजस्ट कर सके, अडेप्ट कर सके, प्रिपेयर कर सके। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, दैट इज द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आप फीचर्स कह लो, आप कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो, आप नेचर कह लो, वन एंड द सेम है। सबसे पहला फीचर यहाँ पे कहता है बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उसमें वो सारे फोर्सेस, सारे इंस्टीट्यूट्स, सारे फैक्टर्स है, सारे इंडिविजुअल्स है, दैट इज एक्सटर्नल टू द बिजनेस, मतलब आउटसाइड द बिजनेस। ठीक है, तो बिजनेस के एक्सटर्नल में है और साथ ही साथ बिजनेस के कंट्रोल के भी बाहर है। ये ऐसे फैक्टर्स है जिनके ऊपर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है, जिसको बिजनेस यहाँ पे चेंज नहीं कर सकता, जिसको बिजनेस कंट्रोल नहीं कर सकता, चाहे वो इकोनॉमिक कंडीशंस हो, चाहे वो पॉलिटिकल चेंजेस हो, चाहे वो चेंजेस इन टैक्स रेट हो, एक्सेट्रा। ठीक है, आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, दैट इज द स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। अब ये पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल में समझना है। बिजनेस एनवायरनमेंट में दो तरीके के फोर्सेस होते हैं, एक जिसको हम यहाँ पे कहते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस एंड दूसरा जिसको हम यहाँ पे कहते हैं जनरल फोर्सेस। पहले स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस का मतलब समझ लो, फिर उसका मीनिंग मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। अगर मैं कहती हूँ स्पेसिफिक फोर्सेस, ठीक है, तो स्पेसिफिक फोर्सेस का मतलब होता है forces or factors that impact one particular business only। ठीक है, और वैसे ही अगर मैं जनरल फोर्सेस की बात करती हूँ तो जनरल फोर्सेस में आते हैं फोर्सेस और factors that impact all the businesses in general। ठीक है,
एग्जाम्पल देती हूँ जिससे आप यहाँ पे समझ जाओगे। अब जैसे फिर एग्जाम्पल मान के चलो, मेरी एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर्स हैं। वर्कर्स ने मेरे सामने कुछ मांगे रखी, हमें ये चाहिए, हाइक चाहिए, बोनस चाहिए, पीपीएफ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बहुत सारी मेरे सामने मांगे रखी। मैंने कहा नहीं भाई, हम तो ये मांगे पूरी नहीं कर पाएंगे, इतना तो हम कमाते भी नहीं है। वर्कर्स नाराज हो गए, नाराज होकर चले गए स्ट्राइक पे। अब मेरी फैक्ट्री के वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए, स्ट्राइक पे जाने के कारण मेरी फैक्ट्री में प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा, चीजें बन नहीं पा रही, जाहिर सी बात है उससे मुझे नुकसान होगा, मुझे दिक्कत होगी, मेरे बिजनेस में इंपैक्ट होगा। बट क्या इसका असर बाकी फैक्ट्रीज, बाकी बिजनेसेस पे भी होगा? नहीं। तो बाबू बिजनेस एनवायरनमेंट में ना बहुत सारे ऐसे स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं, ऐसे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो कि उस पर्टिकुलर बिजनेस को ही इम्पैक्ट करेंगे। अगर इनमें कोई भी चेंजेस या बदलाव आएगा तो इसका असर या नुकसान बाकी कोई भी बिजनेसेस पे नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ उसी पर्टिकुलर बिजनेस पे होगा। अब चाहे आप यहाँ पे कस्टमर्स की बात करो, चाहे आप यहाँ पे सप्लायर्स की बात करो, एम्प्लॉइज है, आप वर्कर्स एम्प्लॉइज कुछ भी कह सकते हो, या फिर इन्वेस्टर्स है, एक्सेट्रा। ये कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ स्पेसिफिक फोर्सेस है जिनमें अगर कोई भी चेंजेस आते हैं तो इम्पैक्ट होता है, बट उसी बिजनेस पे होता है, बाकी बिजनेसेस पे इसका कोई भी असर या इम्पैक्ट नहीं होता है। ठीक है। सिमिलरली अगर हम जनरल फोर्सेस की बात करें तो जनरल फोर्सेस में ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनका असर सभी बिजनेसेस पे होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए, टैक्स रेट चेंज कर दिया, टैक्स रेट इंक्रीज कर दिया, तो इसका असर सब बिजनेसेस पे होगा, सब बिजनेसेस को ज्यादा टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। कल उठ के अगर कंट्री में इन्फ्लेशन आ गया, महंगाई आ गई, तो इसका असर सब बिजनेसेस पे होगा। अगर लोगों की पसंद नापसंद बदल गई तो इसका असर सब बिजनेसेस पे होगा। हाँ, ये हो सकता है कि किसी पे कम होगा, किसी पे ज्यादा होगा, बट इम्पैक्ट तो ऑलमोस्ट सारे बिजनेसेस होंगे ना। तो इसी को हम यहाँ पे कहते हैं जनरल फोर्सेस। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? जनरल फोर्सेस कहते हैं। तो अगर मैं जनरल फोर्सेस की बात करूं, अगर मैं जनरल फोर्सेस की बात करूं तो चाहे आप इकोनॉमिक फैक्टर्स कहो, चाहे आप पॉलिटिकल फैक्टर्स कहो, या फिर अगर कोई टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स है, सोशल फैक्टर्स है, एक्सेट्रा, ये सारी एग्जाम्पल्स ऑफ जनरल फोर्सेस है जिनमें अगर कोई भी चेंजेस आते हैं तो उसका इम्पैक्ट या असर सारे बिजनेस पे इन जनरल यहाँ पे होता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में दोनों फैक्टर्स आ जाते हैं, स्पेसिफिक भी होते हैं, जनरल भी होते हैं, दोनों का इम्पैक्ट बिजनेस पे हो सकता है। ठीक है, आगे जाते बेटा फिट टू द नेक्स्ट, दैट इज इंटर रिलेशन। आप इसको इंटर रिलेटेडनेस भी कह सकते हो। इंटर रिलेशन ये कहता है कि डिफरेंट फैक्टर्स एंड फोर्सेस जो बिजनेस एनवायरनमेंट में होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अब इसका मैं अगर एग्जांपल दूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब कोविड आया था, कोरोना वायरस यहाँ पे जब आया था आज से कुछ सालों पहले, तो तभी लोगों को इम्यूनिटी की इंपॉर्टेंस समझ में आई। तो जैसे कोरोना वायरस आया, लोगों को इम्यूनिटी की इंपॉर्टेंस समझ में आई, वैसे ऐसे प्रोडक्ट्स जो इम्यूनिटी बूस्टर माने जाते हैं, चाहे वो विटामिन टैबलेट्स हो, चाहे वो हेल्दी फूड आइटम्स हो, इसकी डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गई। तभी लोगों को सैनिटेशन का यहाँ पे इंपॉर्टेंस समझा, हाइजीन का इंपॉर्टेंस यहाँ पे समझा। तो हाइजीन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे सैनिटाइजर्स है, मास्क है, एक्सेट्रा, इसका यहाँ पे इस्तेमाल बढ़ा और डिमांड बढ़ी। तो यहाँ पे कोरोना वायरस की वजह से हेल्दी प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ी होता है, स्किन केयर अवेयरनेस की वजह से सनस्क्रीन की डिमांड बढ़ी होता है, हेल्थ अवेयरनेस की वजह से हेल्दी प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ी, हेल्थ अवेयरनेस की वजह से फिटनेस प्रोग्राम्स की डिमांड बढ़ी। तो एक फैक्टर में बदलाव आया, उसकी वजह से दूसरे फैक्टर में चेंजेस आया। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो फैक्टर्स है ये इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए यहाँ पे है। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, एंड दैट इज अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कैन नॉट बी एक्यूरेटली प्रेडिक्टेड। तो बाबू हम एनवायरमेंटल स्कैनिंग करते हैं, हम फोरकास्टिंग करते हैं। फोरकास्टिंग का मतलब होता है फ्यूचर में कब कहाँ क्या चेंजेस आने वाले हैं, इसको पता करने की कोशिश करना कि भाई बिजनेस एनवायरमेंट में कौन से फैक्टर्स है, कौन से फोर्सेस है जो चेंज होंगे, क्या इम्पैक्ट होगा बिजनेस पे, किस तरीके से बिजनेस को प्रिपेयर करना है। तो इसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल स्कैनिंग या तो फोरकास्टिंग। तो अगर मैं कहती हूँ एनवायरमेंटल स्कैनिंग या तो फोरकास्टिंग, भले हम एनवायरमेंटल स्कैनिंग करने की कोशिश करते हैं, भले ही पता करने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर में कब कहाँ क्या चेंजेस आएंगे और इसका इम्पैक्ट बिजनेस के ऊपर क्या होगा,
लेकिन इसको 100% एक्यूरेसी के साथ करना ये पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। मतलब आपको 100% पहले से नहीं पता होगा कि कब कहाँ क्या चेंजेस होंगे। भले आप एनवायरमेंटल स्कैनिंग करोगे, भले आप पता करने की कोशिश करोगे, बट फिर भी कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे जो आपने प्रेडिक्ट नहीं किए थे। कुछ ऐसे चेंजेस आ सकते हैं जो शायद आपने अंदाजा नहीं लगा था, क्योंकि बिजनेस एनवायरमेंट या कोई भी चीज को कभी भी 100% एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। मतलब फिर तो आप एकदम अंतर्यामी बन जाओगे ना, पहले से पता होगा कि ये होने वाला है, ऐसा होने वाला है, वो होने वाला है, फिर तो आप अंतर्यामी बन जाओगे भाई। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, दैट इज डायनामिक। डायनामिक का मतलब होता है कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। डायनामिक का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। तो बाबू अगर मैं बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करूं, बिजनेस एनवायरनमेंट जो है इट इज डायनामिक इन नेचर, मतलब ये कॉन्स्टेंटली रेगुलरली चेंजिंग इन नेचर यहाँ पे होता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में जो फैक्टर्स है, फोर्सेस है, ऐसे नहीं कि साल में एक बार बदलेगा, साल में 2 बार बदलेगा, साल में 4 बार बदलेगा, नहीं। उसका कोई ऐसे टाइम पीरियड या ऐसे एकदम टाइम टू टाइम फिक्स ये बदलेगा, ऐसा नहीं होता है। ये कॉन्स्टेंटली रेगुलरली इट कीप्स ऑन चेंजिंग, कीप्स ऑन चेंजिंग एंड कीप्स ऑन चेंजिंग। और इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट को कॉन्स्टेंटली स्कैन करना, इसमें कब कहाँ क्या बदलाव आएगा ये पता करना, और इसका इम्पैक्ट बिजनेस पे क्या होगा ये अंदाजा लगाना, बिजनेस को इसको अकॉर्डिंग एडजस्ट करना, ये कंटिन्यूस इन नेचर है। मतलब ये फैक्टर्स किसी के लिए रुकेंगे नहीं, ऐसा नहीं है कि साल में एक बार होगा, नहीं, ये कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहता है। चाहे आप टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स का हो, चाहे आप कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का हो, चाहे आप पॉलिटिकल कंडीशंस का हो, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है दैट इज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है एक तरीके से डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कोई भी चीज जिसको समझने के लिए समय लगता है या मुश्किल होता है, दैट इज कॉम्प्लेक्स। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में ना बहुत सारे फैक्टर्स एंड फोर्सेस है, सोशल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, ये फैक्टर्स बहुत सारे फैक्टर्स एंड फोर्सेस है। तो कब कहाँ क्या बदलाव आएगा, उसका इम्पैक्ट बिजनेस के ऊपर कितना होगा, ये समझना ना बेटा मुश्किल काम है। इसके लिए जनरली एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है, और इसीलिए एनवायरनमेंट को स्कैन करना, इसका इम्पैक्ट समझना जनरली टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स है, इसको समझना मुश्किल है, इसका असर बिजनेस पे क्या होगा ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल काम है, और इसीलिए हम कहते हैं इट इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर। ठीक है, आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट एंड दैट इज रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का मतलब होता है कि ये जो है प्लेस टू प्लेस चेंज होता है। अब हर जगह जो लोग हैं उनकी पसंद है नापसंद है, वहाँ की जो पॉलिटिकल कंडीशंस है वो डिफरेंट होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया और वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, तो इंडिया में लोगों की जो पसंद है, वेस्टर्न कंट्रीज में जो उनकी पसंद है, इंडिया में जो ट्रेडिशंस है वेस्टर्न कंट्री में जो है वो डिफरेंट है। इंडिया में इंडिया में दिवाली बनाया जाता है, तो वेस्टर्न कंट्रीज में हैलोवीन बनाया जाता है। इंडिया में बहुत सारे त्योहार होते हैं जो हम यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, तो त्योहारों के टाइम मिठाइयाँ बहुत चलती है। वेस्टर्न कंट्रीज में चॉकलेट, डोनट्स, डेजर्ट्स चलते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट प्लेसेस में जो लोग हैं, जो उनकी पसंद है, जो पॉलिटिकल कंडीशंस है, इकोनॉमिक कंडीशंस है, डिफरेंट होती है, और इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट रिलेटिव होता है। इट चेंजेस फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन, स्टेट टू स्टेट। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, जो कि है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब चाहो तो इसको सिग्निफिकेंस भी कह सकते हो, दोनों वन एंड द सेम है। क्यों बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैन करना इंपॉर्टेंट है? हाँ, ये कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है, डिफिकल्ट टू स्कैन है, फिर हम इसको क्यों करते हैं? सबसे पहला कारण है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है आपको हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है एक तरीके से मौका। देखिए बिजनेस है ना, एक कॉन्स्टेंट कंपटीशन है। आपको अगर यहाँ पे कंपटीशन में आगे निकलना है तो आपको मौका देखना है जिसका फायदा उठा के दूसरे आपके जो कॉम्पिटिटर्स है उससे आगे निकल सको। तो भाई ये कहाँ पे मौका है, क्या अपॉर्चुनिटी है जिसका फायदा बिजनेस उठा सकती है, कैसे पता चलेगा? ऐसा तो नहीं है एक दिन अपॉर्चुनिटी आएगी आपके दरवाजे पे, नॉक 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 मैं आया हूँ, ऐसा नहीं है। अपॉर्चुनिटी को तलाशना पड़ता है, खोजना पड़ता है, फाइंड आउट करना पड़ता है। तो इसके लिए हम एनवायरमेंटल स्कैनिंग करते हैं। एनवायरमेंटल स्कैनिंग करते वक्त जब हम डिफरेंट फैक्टर्स, फोर्सेस एक्सेट्रा को स्टडी करते हैं, तो कहीं पे भी अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी है हमें वो पता चलती है, और उसका हम फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते हैं, मतलब मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है। इसका एक बेसिक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देती हूँ। अब जैसे अगर हम एग्जांपल ऑफ मारुति सुजुकी लेते हैं, आज मारुति सुजुकी जो है वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग कार ब्रांड्स इन इंडिया है, और पहले से वो हमेशा रही है। इसका कारण है
क्योंकि देखो इतनी सारी ब्रांड्स या कंपनीज आने के बाद भी मारुति सुजुकी पहली ऐसी ब्रांड थी जिन्होंने इंडिया में लो कॉस्ट कार्स या अफोर्डेबल कार्स की जो डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, उसको समझा था। आज से अगर आप 15-20 साल पहले की बात करोगे तो कार्स अफोर्डेबल नहीं थी, लोग कार्स खरीद नहीं पाते थे, वो इतनी महंगी हुआ करती थी क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर कार्स बनती नहीं थी, इंपोर्ट होती थी। तो इंपोर्ट होते होते टैक्स ये वो ड्यूटीज लगते लगते वो बहुत महंगी हो जाती थी। ठीक है, तो मारुति सुजुकी ने इंडिया में ये प्रॉब्लम को समझा कि इंडिया में अफोर्डेबल कार्स की बहुत ज़्यादा मार्केट है, डिमांड है, बट लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है, मिलता नहीं है। वो इंडिया में आया विद अफोर्डेबल कार्स, और आपको भी पता है कि ऑल्टो और मारुति 800 का क्या ही जलवा था। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहे मारुति सुजुकी कहो, चाहे आप बिस्लेरी कहो जिसने इंडिया में सबसे पहले जो मिनरल वाटर की रिक्वायरमेंट है उसको समझा था, चाहे आप कोलगेट एज अ टूथपेस्ट कहो, ये ऐसी ब्रांड्स है जिन्होंने फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया था, सबसे पहले अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे समझा था और सबसे पहले वो अपॉर्चुनिटी का फायदा यहाँ पे उठाया था। और फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेने से आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है, और इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपॉर्चुनिटीज को देखो और सबसे पहले उसको यहाँ पे उठा लो। ठीक है, मतलब सबसे पहले आप अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट यहाँ पे एज अ बिजनेस ले पाओ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट आल्सो हेल्प्स टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड क्लियर वार्निंग सिग्नल्स। देखिए, जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट में मौका पता चलता है, वैसे ही अगर आने वाला कोई खतरा होता है तो वो भी पता चल जाता है। बाबू, खतरे को आप टाल नहीं सकते, मतलब हर खतरे को हम रोक नहीं सकते, बट खतरे की तैयारी करके उससे हम होने वाला नुकसान तो कम से कम कर सकते हैं। जैसे कल उठ के अगर बाढ़ आने वाली है, अर्थक्वेक आने वाला है, साइक्लोन आने वाला है, तूफान आने वाला है, हम उसको रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते। लेकिन जब पहले से पता होता है, तो ऐसे समुद्री किनारे पे अगर कोई लोग है तो वहां से एरिया खाली कराना, जहाँ पे डेंजर ज़्यादा है वहाँ पे जो रेस्क्यू फोर्सेस है वो डिप्लॉय करना, ये करके हम होने वाला जो नुकसान है वो तो मिनिमाइज कर सकते हैं, राइट? तो यही चीज़ बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट में भी अप्लाई होती है। बिजनेस जब बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करता है, अगर आने वाला कोई भी थ्रेट है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई नया कॉम्पिटिटर आ रहा है, आपके सामने कॉम्पिटिटर की दुकान खुल रही है, कॉम्पिटिटर डिस्काउंट देने वाला है, गवर्नमेंट टैक्स रेट बढ़ाने वाला है, पॉलिटिकल कंडीशंस चेंज होने वाली है, कोई नया कानून आने वाला है, उनको पहले से पता होता है। अगर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट उनके बिजनेस पे होने वाला है, वो पहले से उस तरीके से तैयारी करता है कि नुकसान हो भी तो कम से कम होने की कोशिश करे। ठीक है, आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो कि यहाँ पे कहता है हेल्प्स इन टैपिंग एंड असेंबलिंग यूजफुल रिसोर्सेज। देखिए, टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बताती हूँ। ऐसा नहीं होता है कि आप शुरुआत में जो प्रोडक्ट बना रहे हो आप हमेशा वही प्रोडक्ट बनाते जाओगे। अब जैसे कि एग्जांपल अगर हम लेते हैं सेलफोन्स का, जब शुरुआत में सेलफोन्स इंडिया में लॉन्च हुए थे, ऐसे बड़ा सा ब्लैक कलर का ऐसा डब्बा था विथ येलो कलर का रेडियम कलर का स्क्रीन एंड बटन्स, ऐसे बड़ा सा एंटीना हुआ करता था। और आज के तारीख में सेलफोन्स कितने एडवांस हो चुके हैं। अब ऐसे न्यूज़ में खबर आई है कि सैमसंग जो है 3 फोल्ड फ़ोन की डिज़ाइन पेटेंट कर चुका है, और नया 3 फोल्ड, अभी जो फोल्ड आता है जेड फोल्ड वगैरह वो डबल फोल्ड है। ठीक है, तो ऐसे 3 फोल्ड डिजाइन वो यहाँ पे बना रहा है। तो ऐसे केस में अगर आप एक कॉम्पिटिटर कंपनी हो, आप अगर सिमिलर प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनाना चाहते हो, तो उसके लिए क्या रिसोर्सेज लगेंगे, क्या पार्ट्स लगेंगे, क्या चीज़ें लगेगी, पहले से पता करके अकॉर्डिंगली कलेक्ट करके आप प्रोडक्ट बनाना शुरू करोगे। अब जैसे आज की तारीख में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स उसकी डिमांड बढ़ गई है, तो कंपनीज को पता है, तो अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को लगने वाले जो पार्ट्स है, बैटरीज है, उसको कलेक्ट करके वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाना शुरू करेंगे। तो पता करना कि मार्केट में क्या प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है, क्या न्यू टेक्नोलॉजी आई है, अकॉर्डिंगली रिसोर्सेज कलेक्ट करना एंड न्यू टेक्नोलॉजी वाले नए टाइप के प्रोडक्ट्स बनाना शुरू करना, ये तब पता चलेगा जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करोगे। ठीक है, आगे जाते बेटा टू द नेक्स्ट, दैट इज हेल्प्स टू एडजस्ट एंड अडेप्ट विथ रैपिड चेंजेस। रैपिड मतलब क्विक चेंजेस जो फटाफट होता है, तो उसको हम कहते हैं रैपिड चेंजेस। अब बिजनेस एनवायरनमेंट तो डायनामिक है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है, और ये चेंजेस आपको पूछ के या कह के नहीं होने वाले, ये चेंजेस बहुत ही फटाफट क्विकली यहाँ पे होते जाते हैं। अब एज अ बिजनेस आप ये चेंजेस को रोक नहीं सकते, कंट्रोल कर नहीं सकते, तो एक ही ऑप्शन बचा कि चेंजेस के मुताबिक अपने बिजनेस को आप यहाँ पे एडजस्ट करो, अपने बिजनेस को यहाँ पे आप अडेप्ट करो।
तो अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैन करते हो, ये होने वाले चेंजेस आपको पहले से पता होते हैं, तो आपको समय मिल जाता है कि आप अपने बिजनेस को ये होने वाले चेंजेस के मुताबिक एडजस्ट करो, ये होने वाले चेंजेस के मुताबिक अडेप्ट करो। जैसे मुझे पता है, मान के चलो कल उठ के गवर्नमेंट प्लास्टिक पे बैन लगाने वाला है, तो अगर मैं प्लास्टिक अपने पैकेजिंग में यूज करती हूँ तो उसको खत्म करके या उसको रोक कर या उसको ना यूज करके मैं ब्राउन पेपर या उसके ऑल्टरनेटिव्स यहाँ पे यूज करना शुरू कर दूंगी। ठीक है, आगे चलते बेटा टू द नेक्स्ट, दैट इज असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। कंपनी के जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं जनरली वो ओवरऑल कंपनी के लिए प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाते हैं, लेकिन ये जो प्लान्स है, ये जो पॉलिसीज है, दे फ्यूचरिस्टिक। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं प्लान आज बना रही हूँ और आज के लिए बना रही हूँ, नहीं, मैं आने वाले कल के लिए, प्रोबेबली नेक्स्ट 6 महीने के लिए, नेक्स्ट 1 साल के लिए यहाँ पे प्लानिंग करती हूँ। तो नेक्स्ट 6 महीने या 1 साल में क्या चेंजेस होने वाले हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस आने वाले हैं, ये भी तो मुझे पता होना चाहिए, तब जाके मैं अकॉर्डिंगली यहाँ पे प्लान कर पाऊंगी ना। तो बाबू बिजनेस एनवायरनमेंट में जो होने वाले चेंजेस है या किस तरीके से यहाँ पे चेंजेस होने वाले हैं, ये पता होगा तो अकॉर्डिंगली आप प्रॉपर फ्यूचरिस्टिक यहाँ पे प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग कर पाओगे। याद रखना, प्लानिंग हमेशा फ्यूचरिस्टिक होता है, तो इसीलिए आने वाले कल में क्या कब चेंजेस आने वाले हैं ये पता करना जरूरी होता है। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, एंड दैट इज इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। बाबू इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस की बात करूं तो यहाँ पे मैं बिजनेस की परफॉर्मेंस, सक्सेस, प्रॉफिटेबिलिटी, अचीवमेंट ऑफ गोल्स, इसकी यहाँ पे बात कर रही हूँ। अगर हम एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं, पहले से पता होता है कहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या खतरा है, अकॉर्डिंगली बिजनेस को प्रिपेयर करते हैं, अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करते हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसे बिजनेसेस सक्सेसफुल बनते हैं। अगर मैं प्रॉपर प्लानिंग करती हूँ, मुझे पता है आगे जाके क्या चेंजेस आने वाले हैं, प्लान सक्सेसफुल बनते हैं, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव होते हैं, तो बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैन करना कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी एंड सक्सेस के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर कंपनी सर्वाइव करना चाहती है तो उनको आने वाले चेंजेस के मुताबिक एडजस्ट अडेप्ट करके चलना होगा, और वो तब होगा जब आपको ये पहले से पता होगा। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, दैट इज द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ए बाबू डायमेंशंस को ना बहुत जगहों पे एस्पेक्ट्स भी कहा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन एस्पेक्ट्स के ऊपर आ जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एस्पेक्ट्स मतलब क्या। तो एस्पेक्ट्स कहो, डायमेंशंस कहो, इट इज वन एंड द सेम। अब यहाँ पे मैं डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करूँ तो जैसे मैंने आपको बताया, बिजनेस एनवायरनमेंट में 2 तरीके के फोर्सेस होता है, स्पेसिफिक फोर्सेस एंड जनरल फोर्सेस। मेन फोकस हमारा यहाँ पे जनरल फोर्सेस के ऊपर है, क्योंकि स्पेसिफिक फोर्सेस तो कुछ हद तक आप कंट्रोल भी कर सकते हो या वो एक पर्टिकुलर बिजनेस को इम्पैक्ट करता है, बट जनरल फोर्सेस के ऊपर जो कंट्रोल है वो बिजनेस का कतई ही नहीं होता है, और उसका जो इम्पैक्ट होता है सारे बिजनेसेस के ऊपर होता है। तो ऐसे केस में अगर मैं कहती हूँ ये जनरल फोर्सेस खतरनाक है या इसके ऊपर हमारा मेन फोकस है, तो आपको ये जनरल फोर्सेस क्या है, तो वही है आपके डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। डायमेंशंस की बात करूँ तो यहाँ पे डायमेंशंस याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी यहाँ पे होनी चाहिए कि कहाँ पे कब चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले डायमेंशन जो हम यहाँ पे कर रहे हैं दैट इज योर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो बाबू इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूँ तो आपको ये समझना है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करूँ तो आपको ये समझना है, एनी चेंज इन द इकोनॉमिक कंडीशन और इकोनॉमिक factors is known as economic environment। कोई भी चेंज अगर कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन या कंट्री के इकोनॉमिक फैक्टर्स में होता है तो इट इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हो जीडीपी चेंज हो गया, या फिर फॉर एग्जांपल आप कहते हो पर कैपिटा इनकम जो है वो चेंज हो गया, या फिर आपका जो नेशनल इनकम है वो यहाँ पे चेंज हो जाता है, या फिर एक पर्सन का डिस्पोजेबल इनकम है वो अगर यहाँ पे चेंज हो जाता है, मान के चलिए कंट्री में महंगाई आ जाती है, इन्फ्लेशन आ जाता है, या फिर कंट्री में मंदी आ जाती है, रिसेशन आ जाता है, या फिर कंट्री का जो इंटरेस्ट रेट है वो चेंज हो जाता है,
साथ ही साथ कंट्री में जो टोटल सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट है जो इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री को इम्पैक्ट करते हैं, या फिर कंट्री की स्टॉक मार्केट कंडीशंस है, ये सभी जो है पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। इसके आगे मैं एक्सेट्रा लगाऊंगी क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है जो कंट्री की इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आते हैं। ठीक है, तो बाबू अगर मैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस की बात करूं तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में वो सारे फोर्सेस, फैक्टर्स एक्सेट्रा आ जाते हैं विच इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन, या उसके वजह से कंट्री की इकोनॉमी में कोई भी चेंजेस यहाँ पे आते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे भी गिवन है, जैसे इंटरेस्ट रेट है, इन्फ्लेशन है, चेंजेस इन डिस्पोजेबल इनकम है, मॉनेटरी पॉलिसी है, स्टॉक मार्केट कंडीशन है, एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए इसके कुछ यहाँ पे मैं स्टेटमेंट एग्जांपल्स आपको दे देती हूँ जिससे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट समझना आपके लिए और ज़्यादा आसान हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, कंट्री की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीडीपी है, जो इंक्रीज हो गई, या तो कंट्री में इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज हो गया, या फिर इंटरेस्ट रेट ऑफ अ कंट्री यहाँ पे डिक्रीज हो गया, या फिर कंट्री में डिमोनेटाइजेशन की वजह से इकोनॉमी जो है उसमें बदलाव आ गया, या फिर यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी के कारण कंट्री की इकोनॉमी में चेंजेस आ गया। मतलब कोई भी ऐसा फैक्टर जिसकी वजह से कंट्री की इकोनॉमी में या इकोनॉमिक कंडीशन में कोई बदलाव आता है, इट इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, दैट इज योर सोशल एनवायरनमेंट। तो अब वो सोशल एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो कोई भी चेंज अगर सोसाइटी में आता है, ये सोशल फैक्टर्स, जैसे फॉर एग्जांपल लोगों की सोच बदलना, लोगों के जो ट्रेडिशंस है, कस्टम्स है, रिलीजन्स है, लोगों की पसंद नापसंद है, लोगों की लाइफस्टाइल है, लोगों की इनकम लेवल्स है, एक तरीके से जो पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स है, मतलब आपके देश में कितने ओल्ड एज लोग हैं, कितने यंगस्टर्स है, ठीक है, कितने मेल है, कितने फीमेल है, कितने इन्फेंट्स है, कितने चिल्ड्रन है, तो ये पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स जो है, कोई भी ऐसी चीज जो लोगों से जुड़ी है, इट इज अ पार्ट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। तो बाबू सोशल एनवायरनमेंट की बात करूँ तो इसमें सोशल एलिमेंट्स या कोई भी ऐसी चीज जो सोसाइटी या पीपल ऑफ द सोसाइटी से जुड़ी है, वो सारी चीजें इसमें आ जाती है, जैसे लोगों की जो बिलीव्स है, जो सोच है, उनकी जो लिटरेसी लेवल है, एजुकेशनल लेवल्स है, उनकी जो लाइफस्टाइल है, इनकम लेवल्स है, ठीक है, उनकी जो पसंद है, नापसंद है, उनके जो प्रेफरेंसेस है, एक्सेट्रा। तो ये सभी जो है इट इज अ पार्ट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, अब सोशल एनवायरनमेंट की बात करूँ या उसके कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो फिर एग्जांपल मान के चलो कि यहाँ पे लोगों की लाइफस्टाइल बदल गई या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बदल गई। फॉर एग्जांपल आज की तारीख में लोगों के पास 2 व्हीलर होना, 4 व्हीलर होना काफ़ी आम बात हो गई है। तो इंडिया में 2 व्हीलर 4 व्हीलर्स की डिमांड बढ़ गई है, बहुत सारे कंपनीज आ गए हैं जो इंडिया में 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स सेल करता है। आज की तारीख में लोगों के घर में कूलर्स, एयर कंडीशनर्स होना भी बहुत कॉमन होते जा रहा है। तो इंडिया में एयर कंडीशनर्स, डिफरेंट टाइप्स की कंपनीज यहाँ पे बढ़ चुकी है, राइट। आज की तारीख में इंडिया में जो वेस्टर्न फास्ट फूड है, जैसे बर्गर्स, पिज्जाज, कॉफीज, इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ चुकी है। तो ऐसे बहुत सारे आउटलेट्स, रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं जो कि ये चीज़ें आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये है लोगों की सोशल एनवायरनमेंट के चेंजेस। ठीक है, उसके अलावा सेलिब्रेशन ऑफ वेरियस कल्चरल फेस्टिवल्स, जैसे दिवाली है, ईद है, बैसाखी है, क्रिसमस है, बहुत सारे कल्चरल फेस्टिवल्स है डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स में जो हम यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। तो फेस्टिवल्स के टाइम जो चीज़ें हम खरीदते हैं, मिठाइयाँ खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, ये भी एक पार्ट ऑफ सोशल इन्वायरमेंट है जो बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट ज़रूर करता है। जैसे त्योहार आता है तो मिठाइयों की डिमांड बढ़ जाती है, तो मिठाइयों के बिजनेस वालों की चल पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स। हमारा जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें डिफरेंट एज ग्रुप्स है, जेंडर्स है, बर्थ रेट है, डेथ रेट है, मेन विमेन रेशियो है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट दैट इज द हैबिट, कस्टम्स, ट्रेडिशंस ऑफ द पीपल। लोगों की पसंद नापसंद, आदतें, ये भी बिजनेस को इम्पैक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको फूड की एग्जाम्पल दी, तो आजकल लोगों के जो प्रेफरेंसेस है वो चेंज होते जा रहे हैं। आजकल लोगों को बर्गर, पिज्ज़ा, पास्ता चाहिए, तो इस तरीके से कंपनी को भी प्रोडक्ट बना के देना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट डायमेंशन, दैट इज अ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। बहुत सिंपल है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को समझना। कोई भी चेंजेस गवर्नमेंट में या गवर्नमेंट की कोई भी नई पॉलिसी आती है, इट इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट।
तो बेटा हमारे देश की जो पॉलिटिकल कंडीशन होती है, जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होती है, जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट बहुत सारे प्लान्स, पॉलिसीज, योजनाएं, बहुत सारे यहाँ पे कायदे कानून एक्सेट्रा यहाँ पे लॉन्च करती है। गवर्नमेंट की जो आइडियोलॉजी है वो किन चीज़ों को सपोर्ट करती है, किन चीज़ों को अपोज करती है, ये सब कुछ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट यहाँ पे है। तो ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि अगर गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी आती है, गवर्नमेंट की कोई भी योजना आती है, गवर्नमेंट कोई भी नया अगर कायदा लेकर आता है, गवर्नमेंट की जो आइडियोलॉजी टुवर्ड्स पर्टिकुलर बिजनेस है, ये भी बिजनेस को इम्पैक्ट जरूर करती है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम ले तो गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज एंड स्कीम्स है, जैसे स्वच्छ भारत योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया एक्सेट्रा। सिमिलरली गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज है, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी, डिफरेंट कंट्रीज के साथ उनकी टाइप्स एंड पॉलिसीज एक्सेट्रा। नेक्स्ट है पॉलिटिकल सिस्टम इन अ कंट्री, मतलब हमारे देश में जो गवर्नमेंट है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो एक्सेट्रा। साथ ही साथ द आइडियोलॉजी ऑफ द गवर्नमेंट, आइडियोलॉजी मतलब एक तरीके से जो उनकी सोच है, वो किन चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, किन चीज़ों को अपोज करते हैं एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, दैट इज अ लीगल एनवायरनमेंट। तो कभी भी अगर लॉज एंड एक्ट्स की बात होती है, जो डिफरेंट कायदे कानून होते हैं, उसकी अगर बात होती है, सुप्रीम कोर्ट ने नया कोई जजमेंट पास किया, हाई कोर्ट ने नया कोई कायदा यहाँ पे बनाया, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लीगल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। तो लीगल एनवायरनमेंट की बात करें, चाहे कोई भी जुडिशरी हो, चाहे कोई भी जुडिशरी हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कोई भी जुडिशरी हो, अगर वो कोई भी नया कायदा बनाते हैं, कोई भी जजमेंट पास करते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लीगल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। याद रखना, ये जो कायदा है, एक्ट है, जजमेंट्स है, ये सभी के ऊपर लागू होती है और सभी को इसको मान्य करना पड़ता है, मतलब फॉलो करना पड़ता है। अगर इसके कुछ हम एग्जाम्पल्स ले तो इंडिया में वैसे तो बहुत सारे कायदे कानून है, बट बेसिक एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय वेलफेयर एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, कंपनीज एक्ट एक्सेट्रा। ठीक है, साथ ही साथ बहुत सारे कोर्ट के जजमेंट्स होते हैं कि भाई स्कूल के आजू बाजू टोबैको या अल्कोहल के शॉप्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे जजमेंट्स जो आपके कोर्ट्स मतलब जुडिशरी सिस्टम पास करती है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लीगल एनवायरनमेंट। इसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स इशू करती है, गवर्नमेंट कोई भी कायदा अगर लागू करती है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लीगल एनवायरनमेंट। ठीक है, आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट डायमेंशन, दैट इज योर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो बाबू अगर मैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की बात करूं, तो अगर टेक्नोलॉजी में कोई भी इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया सैमसंग का 3 फोल्ड फोन आ रहा है, तो ये फोन में एक नया इनोवेशन हो रहा है, नया इन्वेंशन हो रहा है, इट इज अ पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। आज के तारीख में स्मार्टफोन्स बन गए हैं, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। लैपटॉप्स एडवांस होते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। कैमराज एडवांस होते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। वेरिएबल्स जैसे स्मार्ट वॉच एडवांस होते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। चाहे कोई नई मशीनरी आई, चाहे कोई नई टेक्नोलॉजी आई, चाहे एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई, उसमें कोई नए फीचर्स आ गए, ये सब कुछ जो है एक तरीके से टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस है। ये टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट को समझना, इसमें होने वाले चेंजेस को समझना, क्योंकि सबसे ज़्यादा फास्ट अगर आप बोलोगे तो सबसे ज़्यादा फास्ट एंड चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट ही होता है। तो इसको समझना, इसका इम्पैक्ट ऑन बिजनेस को समझना, नई मशीनरीज को समझना, हमारे बिजनेस एंड प्रोडक्ट पे इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या हम इसकी इस्तेमाल करके हमारे बिजनेस में इम्प्रूव्ड और बेटर प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, ये देखना, इट इज़ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, अगर इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए जाए तो जैसे ऑनलाइन सेल्स या ई सेलिंग, ठीक है, इंटरनेट बिजनेस, ये यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। साथ ही साथ लैंडलाइंस अभी खत्म होकर स्मार्टफोन्स की दुनिया बढ़ते जा रही है। साथ ही साथ जो न्यू इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, गैजेट्स एक्सेट्रा लॉन्च होते जाते हैं, तो ये सब जो है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का हिस्सा है। ठीक है, डायमेंशंस की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका कारण है क्योंकि इसके ऊपर है ना बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं। किस तरीके से इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, चलिए साथ मिलकर इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला सवाल है, द प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन द वर्कफोर्स हैज रिजल्टेड इन अ ट्रेंड टुवर्ड्स formal wear, increasing demand for technological gadgets and increased desire for cosmetics. The related dimension of business environment is dash. अब ये क्वेश्चन है ना, मैं हमेशा पर्पसली कराती हूँ क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बच्चे जैसे ही यहाँ पे गैजेट्स एंड टेक्नोलॉजी देखते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट मार्क कर देते हैं। बट अगर आपने ये किया तो आपको तो एग्जामिनर यहाँ पे इसका आंसर जो है गलत दे देगा। अब आप पूछोगे मैम कैसे,
तो देखो कभी भी अगर कोई क्वेश्चन है उसमें मल्टीपल डायमेंशंस है तो सबसे पहले आने वाला डायमेंशन आपको यहाँ पे मार्क करना होता है। अब जैसे क्वेश्चन मेरे को यहाँ पे कहता है with the presence of women in workforce has resulted in trend towards formal wear, increasing demand for technological gadgets. तो presence of women in workforce, ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन वर्कफोर्स की अगर मैं बात करूं मतलब जो नंबर ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन है उसमें औरतें इंक्रीज होते जा रही है, नंबर ऑफ फीमेल्स जो है जो काम करती है नौकरियां करती है वो बढ़ते जा रही है। तो बाबू यहाँ पे मैं जेंडर बेसिस पे चीजों को क्लासिफाई कर रही हूँ, कहीं ना कहीं डेमोग्राफिक्स ला रही हूँ। तो डेमोग्राफिक्स एंड जेंडर की बात करें तो इट शुड बी अ पार्ट ऑफ सोशल एनवायरमेंट। हाँ उसकी वजह से टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स की डिमांड बढ़ी, फॉर्मल वेयर बढ़ी, कॉस्मेटिक्स की डिमांड, वो सेकेंडरी पार्ट हो गया ना। ठीक है, तो हमेशा एक चीज याद रखनी है, अगर क्वेश्चन में मल्टीपल डायमेंशंस है फर्स्ट आने वाला डायमेंशन मार्क करना है। अगर ऑप्शन में है कि हाँ 2 डायमेंशन कर सकते हो तो वैसे करो जैसे इस क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन कहता है सॉल्यूशन इज अ रेप्यूटेबल कंसल्टेंसी फर्म दैट प्रोवाइड सर्विसेज टू लार्ज मल्टीनेशनल ऑपरेशंस। द फर्म्स कंसल्टेंट्स गो टू बैंगलोर एंड केरला यूजिंग business automobiles. The company aims to improve people's quality of life by converting petrol to electric vehicles. तो इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है the different business environment. अब देखो सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि जो ईवी कार्स है मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है वो बनाई जा रही है या तो पेट्रोल को इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक तो मैं टेक्नोलॉजी की बात कर रही हूँ, तो एक तो मुझे टेक्नोलॉजी यहाँ पे पता है बट टेक्नोलॉजी के साथ साथ सोशल है कि पॉलिटिकल है, अब मेरे को वो देखना है। तो जब मैं क्वालिटी ऑफ लाइफ या लाइफस्टाइल ऑफ पीपल की बात करूंगी तो जाहिर सी बात है सोशल एनवायरनमेंट में आएगा। तो यस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन कहता है विद द रिलीज ऑफ एंड्रॉइड टीवी इन इंडिया सैमसंग वाज एबल टू गेन अ सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हाईलाइटेड है, कौन सा? तो सैमसंग ने सबसे पहले इंडिया में एंड्रॉइड टीवी जो है उसकी इंपॉर्टेंस समझे और इंडिया में एंड्रॉइड टीवी जो है यहाँ पे लॉन्च किया। तो सबसे पहले यहाँ पे एंड्रॉइड टीवी फर्स्ट यहाँ पे लॉन्च किया। तो बाबू ऑब्वियसली उसने अपॉर्चुनिटी देखी और उसकी वजह से उसको यहाँ पे मैक्सिमम बेनिफिट जो है मार्केट शेयर मतलब उसके टीवी सबसे ज्यादा यहाँ पे बिके, उससे उसको यहाँ पे एडवांटेज या बेनिफिट मिला। तो आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज एंड गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ठीक है, नेक्स्ट इज बिजनेस एनवायरनमेंट इज द टोटल ऑफ ऑल फैक्टर्स दैश टू द बिजनेस। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी फैक्टर्स है, फोर्सेस है, इंडिविजुअल्स है, इंस्टीट्यूट्स है, दे आर एक्सटर्नल टू द बिजनेस मतलब आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस। ठीक है, आगे जाते टू द नेक्स्ट। इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू फोकस चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। इट इज इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द बिजनेस एनवायरनमेंट विद 100% एक्यूरेसी। यहाँ पे कौन सा एस्पेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट अंडरलाइंड है, मतलब एक तरीके से यहाँ पे एक फीचर है, कौन सा वो आपको पहचानना है। तो मैं कहती हूँ कि बिजनेस एनवायरनमेंट को फोरकास्ट किया जा सकता है बट उसमें 100% एक्यूरेसी नहीं हो सकती। आपको 100% नहीं पता होगा कि कब कहाँ क्या हो जाएगा। मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या है बाबू, अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी का मतलब भी लिखा दिया था, कैन नॉट बी एक्यूरेटली प्रेडिक्टेड। ठीक है, मतलब आप अंदाजे लगा सकते हो बट वो 100% हमेशा करेक्ट होगा ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर ऑफ बिजनेस। तो इनमें से एक इकोनॉमिक फैक्टर है, कौन सा वो आपको पहचानना है। अब देखो मैं कल्चरल डाइवर्सिटी की बात करूंगी तो ये सोशल फैक्टर है। ठीक है, कल्चर, ट्रेडिशन, रिलीजन, कस्टम्स एक्सेट्रा। गवर्नमेंट रेगुलेशंस की बात करूंगी तो ये एक पॉलिटिकल फैक्टर हो गया, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, नियम, रेगुलेशंस एक्सेट्रा। अगर मैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की एडवांसमेंट्स मतलब अपग्रेडेशन इन टेक्नोलॉजी की बात करूंगी तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का हिस्सा हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज द डिफ्लेशन रेट। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ये इकोनॉमिक फैक्टर यहाँ पे हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन का एग्जैक्ट ऑपोजिट डिफ्लेशन होता है, जब चीजों के दाम बढ़ जाते हैं, महंगाई बढ़ जाती है, इट इज इन्फ्लेशन। जब हर चीज के दाम यहाँ पे घटते 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 जाते हैं, दैट इज डिफ्लेशन। ठीक है, तो यस ये इकोनॉमिक चेंजेस होते हैं एंड इसलिए इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का हिस्सा है। द इंक्रीजिंग ट्रेंड टुवर्ड्स ई कॉमर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। तो जो ई कॉमर्स है उसका ट्रेंड यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, तो किसका एग्जाम्पल है। तो ई कॉमर्स की बात करूं मतलब एक तरीके से मैं यहाँ पे ऑनलाइन सेल्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा जो बाइंग एंड सेलिंग होती है उसकी बात कर रही हूँ।
तो भाई इंटरनेट की बात करी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात करी, तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। ठीक है। Next, which of the following characteristics of the business environment involves government legislation and administrative orders made by the authorities? तो मैं अगर government legislations की बात करूं and administrative orders made by the authorities की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो it is an example of dash। तो यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे जब गवर्नमेंट ऑर्डर्स देखते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पॉलिटिकल की तरफ चले जाते हैं। लेकिन बाबू आपको एक बात समझना है, ऑर्डर्स मतलब मैं कायदे कानून की बात कर रही हूँ, रूल्स रेगुलेशंस एक्ट्स की बात कर रही हूँ। तो जब भी रूल्स रेगुलेशन एक्ट्स ऑर्डर्स की बात करूँ, इट इज ऑलवेज एन एग्जाम्पल ऑफ लीगल एनवायरमेंट ऑफ बिजनेस। मैंने अगर आपको याद होगा तो जब लीगल डायमेंशन कराया था तो उसमें लिखा भी था गवर्नमेंट ऑर्डर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आज का जो लेक्चर है यहीं पे खत्म होता है। बेसिकली 3 ब्रीफ क्वेश्चंस है जो हमने यहाँ पे कवर किए हैं। सीबीएसई की बात करें तो ऑलमोस्ट आपका सिलेबस यहाँ पे खत्म हो जाता था क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक डीमोनेटाइजेशन बच जाता था। बट जैसे मैंने आपको बताया सीईटी की तैयारी में बिजनेस स्टडीज में एडिशनल टॉपिक्स है, आपकी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, मैनेजरियल इम्पैक्ट है। तो ये क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि चैप्टर आपको समझ में आया होगा। वैसे तो सबसे आसान चैप्टर, इट इज़ अ वेरी वेरी ईजी चैप्टर। ठीक है, बाकी आज के लिए यहीं पे टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।